गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका स्टडी विद कुलगुरु में। तो जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि अनुच्छेद 13(3) में जो विधि शब्द दिया गया है ना, उसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होगा, है ना, तो वो अनुच्छेद 368 जो है इस विधि के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इस पर हम लोग बहुत सारे वाद विवाद किए, बहुत सारे बात किए जो है इस पे। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया और इसके तहत जो है अनुच्छेद 368 में जो है खंड कुछ जोड़े गए, खंड जो है 4 और 5, और जोड़ करके उसमें यह कह दिया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन होगा उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है। फिर हम लोगों ने आगे एक केस पढ़ा, मिनर्वा मिल्स बनाम। उस केस में जो है क्या हुआ, उस केस में कहा गया कि संविधान के आधारभूत ढांचों का रक्षा करने का अधिकार जो है किसको है, तो न्यायालय को है। और न्यायालय जब चाहे कोई भी संशोधन हो, है ना, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है। तो उस समय लास्ट में मैं आप लोगों को बताया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन जो है आपको अगले क्लास में बताऊंगा, है ना। तो अब जो है हम लोग समझते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहते किसे हैं और कैसे विधि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो है अपने थॉट, अपने सिद्धांत दिए हैं, है ना, अपने विचार दिए हैं। तो हम लोग जो है चलते हैं और पहले बात करते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का कॉन्सेप्ट जो लिया गया है ना, भारत के संविधान में जो यह शामिल किया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध किस चीज से है। तो न्यायिक जो है पुनर्विलोकन का संबंध हम लोग देखते हैं, संबंध, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का संबंध जो है शक्ति के पृथक्करण, है ना। चलिए देखते हैं, संबंध जो है शक्ति के पृथक्करण, है ना, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से है। अब जो है एक तो हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट नया न्यायिक पुनर्विलोकन, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि इसका संबंध देखा जाए कि न्यायिक पुनर्विलोकन का क्या मतलब है। तो इसका संबंध जो है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर पहले भी बात हो चुकी है जब शुरू में संविधान पढ़ा रहा था, और अभी भी जो है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत से मतलब ये है कि जैसे तीनों जो संस्थाएं हैं, है ना, कौन कौन, तो विधायिका, विधायिका, फिर आपकी है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और इधर न्यायपालिका, न्यायपालिका, है ना। यहाँ पे पृथक्करण मतलब क्या हुआ, अलग, है ना। पृथक्करण का मतलब अलग अलग करना, है ना। यहाँ पे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का मतलब ये है कि ये तीनों संस्थाएं अलग अलग हैं। कौन कौन, विधायिका, आपकी कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेकिन तीनों का एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व है। अगर विधायिका का कार्यपालिका के ऊपर वर्चस्व है तो कार्यपालिका का वर्चस्व विधायिका के ऊपर भी है ना। कार्यपालिका का वर्चस्व अगर न्यायपालिका के ऊपर है तो न्यायपालिका का वर्चस्व कार्यपालिका के ऊपर है ना। ये न्यायपालिका का वर्चस्व हम देखेंगे तो विधायिका के तरफ भी हो सकता है ना। मतलब तीनों का एक दूसरे के ऊपर जो है क्या है, बराबर वर्चस्व बना हुआ है ना। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विधायिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो कार्यपालिका सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली है, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों का क्या है, तीनों का अपना अपना काम है। अगर तीनों में कोई एक गलती करे तो कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है कि तुम कैसे ये गलती कर सकते हैं। इसे ही जो है कहेंगे शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, और इस न्यायिक पुनर्विलोकन का कॉन्सेप्ट यहीं से है क्या कि ठीक है ये सब एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व बनाए हुए हैं, लेकिन इन तीनों से भी सर्वोपरि क्या है, इन तीनों से भी सर्वोपरि है तो हमारे देश का लिखित संविधान, है ना। इन तीनों से भी सर्वोपरि क्या है, तो हमारे देश का लिखित संविधान, है ना। इससे सर्वोपरि जो है कुछ नहीं है।
चलिए अब इसी में हम लोग देखते हैं आगे, देखते हैं कि मान लीजिए विधायिका जो है कोई कानून बनाई, विधायिका जो है कोई कानून बनाई। आप लोग को पहले बताया हूं ना कि कैसे विधायिका में जो है कानून बनता है, लोकसभा और राज्यसभा का कॉन्सेप्ट बताया हुआ हूं, और आगे जो है विधायिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है क्या है, तो अगर विधायिका कोई भी कानून अगर बनाती है और यह कानून जो है संविधान सम्मत नहीं है ना, यह कानून जो है संविधान सम्मत नहीं है, यानी संविधान सम्मत नहीं है, यानी कि इसमें जो है संविधान के विरुद्ध में है ना, संविधान में जो राइट दिए गए चाहे कुछ भी हो, संविधान के विरुद्ध में काम किया गया हो, संविधान के अनुसार जो है कानून अगर नहीं बना है, तो ऐसे कानून को क्या करेगी, ये न्यायपालिका जो है ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगी, कह देगी कि यह गलत है। देखिए अब विधायिका कानून बना रही है और यह संविधान सम्मत नहीं बनाई है ना, संविधान के अनुकूल नहीं बताई है, संविधान के विरुद्ध में जाके बनाई है, तो कैसे जो है न्यायपालिका एक बार में ही जो है इसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब लोग समझ गए ना, असंवैधानिक कैसे करेगा घोषित, तो इसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा और न्यायपालिका आधार देगी कि इस आधार पर जो है क्या है, यह संविधान जो है ये जो है कानून जो है संविधान के विरुद्ध में बना हुआ है ना, मतलब कि उसी का क्या है, कई उस कानून का जो है पुनर्विलोकन करेगी संविधान के आधार पर और न्यायपालिका साबित कर देगी इसको कि हाँ यह कानून जो है क्या है, असंवैधानिक है ना, संविधान सम्मत नहीं है इसलिए असंवैधानिक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में देख लेते हैं कि ये जो है न्यायिक पुनर्विलोकन करने के लिए है ना, न्यायपालिका को किस किस अनुच्छेद के तहत जो है राइट मिला हुआ है ना, न्यायपालिका को जो है किस किस अनुच्छेद के तहत जो है यह राइट मिला हुआ है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद कितना है, ठीक है, देखते हैं इसमें। तो अनुच्छेद हैं 13, 32 और 226 है ना। इन तीनों अनुच्छेदों के तहत जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट को राइट मिला हुआ है न्यायिक पुनर्विलोकन करने के लिए। और अनुच्छेद 32 है ना, 13 तो आप लोग देख ही लिए, विधि के बारे में जो बातें हुई थी, अनुच्छेद 32 भी इसी में आएगा क्योंकि मौलिक अधिकार हम लोग को अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पढ़ना है। और अनुच्छेद 226 जब न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें यह 226 आएगा, ठीक है। तो आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। ये तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसका संबंध जो है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत, यानी कि सब ये जितनी संस्थाएं हैं सबका एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व है, सारा कॉन्सेप्ट जो है इसका आप समझ लिए आप लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे जो है हम लोग अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने विधि के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या क्या सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका ने मिल करके क्या क्या अपना कॉन्सेप्ट दिए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए ठीक है, अब इसे हम लोग समझते हैं। जैसे हमने क्या बताया, अभी यहाँ पे हेडिंग क्या दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा है ना विधियों के अर्थ, यही विधि जो अनुच्छेद 13(3) में दिया गया है उसी की बात हो रही है कि विधियों के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु दिए गए सिद्धांत है ना। पहला क्या है, आच्छादन का सिद्धांत है ना, आच्छादन का सिद्धांत। फिर दूसरा है आपका पृथक्करणीयता का सिद्धांत और तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत है ना। अब देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके जो है समझने वाले हैं है ना। किताब अगर आप लेते होंगे बुक जो है सेल्फ स्टडी के लिए जो है, तो इनको समझने के लिए वहाँ पे थोड़ी सी कठिन शब्दावलियाँ का प्रयोग किया गया है तो समझ में कम आता है। दूसरी चीज़ कि बहुत सी अच्छी किताबें जो हैं वो इंग्लिश में लिखी गई हैं और उनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है, तो हिंदी के कठिन भाषा जो है ट्रांसलेशन में लिखा गया है ना। जैसे अब यहाँ पे पहला ही शब्द देख लीजिए, आच्छादन, पृथक्करणीयता, अधित्याग है ना। इस शब्द से ही लग रहा होगा कि इसका क्या मतलब होगा, कहीं भारी भरकम सिद्धांत कोई तो है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत साइंस है जो है, बहुत बड़ा ये थ्योरी दिया गया है। इसको जो है आसान भाषा में हम लोग क्या करेंगे यहीं पे समझ लेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग जो है समझते हैं इसी, देखो अभी जो है विधि को लेकर के ही बातें हो रही हैं है ना, उसी को स्पष्टता जो है जानकारी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आगे जाकर के अपना सिद्धांत दिया है ना। तो अब जो है हम लोग पहला जो है आच्छादन का सिद्धांत को जो है देखते हैं।
इस अनुच्छेदन का सिद्धांत का संबंध अगर देखा जाए जो है संविधान में, तो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 13(1) से है ना। और याद करिए आप लोग कि अनुच्छेद 13(1) में जो है क्या कहा गया था, तो अनुच्छेद 13(1) में जो है दिया गया था क्या, कि संविधान बनने से पूर्व की विधि। इसमें यही कहा गया था ना, संविधान बनने से पूर्व की विधि, पूर्व की विधि, ठीक है। यही बातें की गई थी जब दोनों को मैं अनुच्छेद 13(1) और 13(2) को बताया था। लेकिन इस अनुच्छेदन का सिद्धांत स्पष्टता अनुच्छेद 13(1) से कहा गया है, यानी संविधान का निर्माण होने से पहले का जो नियम कानून है उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, तो ये जो है अनुच्छेदन के सिद्धांत के तहत इसमें यही कहा गया है क्या, अनुच्छेद 13(1) में आप लोगों ने देखा कि संविधान बनने से पहले की विधि लिखा गया है कि संविधान बनने से पूर्व की विधि अगर मूल अधिकारों के असंगत है तो वह विधि क्या होगा, शून्य हो जाएगा, यानी कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगा। अनुच्छेदन के सिद्धांत के अंतर्गत यही बातें कही गई क्या, कि अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान बनने से पहले की विधि जो है अगर, है ना, अगर मूल अधिकारों के, अगर देखते हैं कि मूल अधिकारों के संगत नहीं है ना, मूल अधिकारों के संगत नहीं है, संगत नहीं है, यानी कि असंगत है, तो यह क्या होगा, ये जो है ढक जाएगा, किससे ढक जाएगा, अनुच्छेदन के सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है। मूल अधिकारों के संगत नहीं है, तो यह जो है मूल अधिकार के छाया से, इस यहाँ पे कह रहा है कि अगर असंगत नहीं होगा तो मूल अधिकार के छाया से ढक जाएगा, मूल अधिकार के छाया से। अब यहाँ पे देखिए, इस अनुच्छेदन का मतलब ही जो है क्या होता है, छाया होता है ना। तो हम कह सकते हैं यह छाया का सिद्धांत है। तो इसमें जो है इस सिद्धांत के तहत यही कहा गया है कि अनुच्छेद 13(1) जो संविधान बनने से पहले की विधि है, अगर मूल अधिकारों के संगत नहीं है तो वो क्या होंगी, मूल अधिकारों की छाया से जो है ढक जाएगी, मूल अधिकार की छाया से क्या होगा, ये ढक जाएगा। अब जो है इसमें कुछ बातें आगे ये कही गई है, ढक जाएगा। फिर कहा गया है इसी में अनुच्छेदन सिद्धांत के अंतर्गत कि अगर यही जो है संगत नहीं है, अगर यही विधि अगर संगत हो जाती है, इसमें संशोधन करके, है ना, इसमें संशोधन करके अगर उसे संगत बना लिया जाता है, संगत बनाने का मतलब है कि मूल अधिकारों के अनुकूल बना लिया गया कि हाँ यह संविधान के विरुद्ध में नहीं है, अगर यह संशोधन करके जो है संगत कर दिया जाता है, तो इस कानून को जो है क्या किया जाएगा, इस कानून को आगे, नीचे दिख रहा है ये, इस कानून को आगे का चल के क्या कर लिया जाएगा, तो लागू कर लिया जाएगा। यहाँ पे बात स्पष्ट ये है कि ऐसी विधि है ना जो संविधान बनने से पूर्व की विधि है, अगर शुरू में मूल अधिकार के विरोध में बनी है जिससे मूल अधिकार का हनन हो रहा था, अगर उसमें संशोधन करके जो है क्या किया जाए कि आगे फिर से इसे लागू किया जा सकता है। अगर नहीं संशोधन होगा तो ये छाया पड़ जाएगा, इसके छाया से इसको क्या किया जाएगा, ढक दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा है कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। और चलते हैं अगले सिद्धांत पृथक्करणिता का सिद्धांत पे, है ना। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पृथक्करणिता के सिद्धांत को लेकर के, है ना, कि सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया हुआ है सिद्धांत में, कहा है कि ऐसी कोई विधि, है ना, इसमें कहा गया है कि ऐसी कोई विधि, ठीक है, ऐसी कोई विधि, आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, कठिन लगने लग रहा है, तो ऐसे यहाँ पे सिंपल से समझिए कि ये इस सिद्धांत में क्या कहा गया कि ऐसी कोई विधि, है ना, जो मूल अधिकार के क्या हो, खिलाफ हो, मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, मौलिक अधिकार के खिलाफ हो, ठीक है।
ये उनके बारे में ये भी बात कर रहा है। क्या इसमें कहना है ये है कि मान लीजिए कोई विधि बनाया गया, ठीक है, कोई विधि बनाया गया और हर जो है जैसे विधि है उसके बारे में पॉइंट दिया गया, ठीक है, कोई विधि बनाया गया और उसके बारे में पॉइंट लिखा गया 1 2 ऐसे करके। तो ये जो पॉइंट दिए गए हैं ना, ये जो कोई भी कानून बना उसके ये जो पॉइंट दिए गए उसमें हो सकता है कि जो एक ये पहला पॉइंट कहा गया है यह सही हो सकता है दूसरा पॉइंट सही हो, तीसरा पॉइंट हो सकता है गलत हो, यह मौलिक अधिकार के खिलाफ में जा रहा हो। मान लीजिए कि तीसरा पॉइंट जो है मौलिक अधिकार के खिलाफ में जा रहा हो, फिर हम लोग देखते हैं कि चौथा पॉइंट सही हो और फिर हम देखते हैं कि पांचवा पॉइंट जो है मौलिक अधिकार के खिलाफ में जा रहा हो। तो अब यह जो है कानून बन करके जो आया है ये, है ना, तो पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए इस कानून के जो है एक भी पॉइंट अगर मौलिक अधिकार के खिलाफ में है तो सारे कानून को ही क्या किया जाता था, निरस्त कर दिया जा रहा था। इस पूरे कानून को ही क्या किया जा रहा था, निरस्त कर दिया जा रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत, निरस्त कर दिया जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यही कहा जा रहा है पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे आधा कर छूट गया है, ठीक है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पृथक मतलब अलग अलग करना, है ना, पृथक मतलब अलग अलग करना। जैसे मान लीजिए कि चावल और दाल एक में फिक्स हो गया है, मतलब मिक्स हो गया है, तो उसे क्या कर सकते हैं हम, अलग अलग जैसे करते हैं तो हम कह रहे हैं कि इसको चावल से दाल को पृथक कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब यह है कि कोई कानून बना है और उसके सारे पॉइंट अगर जो है गलत नहीं है, मतलब कुछ पॉइंट गलत हैं, तो इसमें सुधार करते हुए, जैसे मान लीजिए ये तीसरा नंबर गलत है तो तीसरा पॉइंट को क्या किया जाएगा, इसमें से हटा दिया जाए, है ना, पृथक कर दिया जाए। पांचवा पॉइंट जो है मौलिक अधिकार के खिलाफ है तो पांचवा पॉइंट को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, है ना। तो ऐसे करके जो है इस कानून को क्या किया सकता है, अपनाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। समझ गए आप लोग अच्छे से जो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, है ना। अब हम चलते हैं अधित्याग के सिद्धांत के ऊपर, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अधित्याग का सिद्धांत, है ना। अधित्याग के सिद्धांत में जो है सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से विचार ये है, इसमें कहा गया है ये कि कोई भी व्यक्ति, है ना, जो भारत का नागरिक है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है, मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है, त्याग नहीं कर सकता है। अब यहां पे देखिए सोचने वाली बात क्या है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो भी है, उसने आखिर इस सिद्धांत को क्यों दिया, है ना। इस सिद्धांत में वो कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है। इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, है ना, इसके पीछे इनका क्या उद्देश्य रहा होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है। अब देखिए चलिए अब देखते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है और ये जो है, ये व्यक्ति जो है देखा जाए, ठीक है, तो पढ़े लिखे नहीं हैं। इनको एक भाषा में, एक शब्द में अगर कहा जाए अगर कि पढ़े लिखे नहीं हैं, अर्थात अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, ठीक है, निरक्षर हैं कह सकते हैं, एक भी अक्षर पढ़े लिखे नहीं हैं। तो ये व्यक्ति जो है, इनको तो पता ही नहीं होगा ना कि मौलिक अधिकार होता क्या है ना, मौलिक अधिकार का मतलब क्या है, इनको तो पता ही नहीं होगा। तो हो सकता है कोई व्यक्ति जो है क्या करे कि इनसे कहवा ले जबरदस्ती, ठीक है, मतलब कि किसी को मिला हुआ है जैसे आरक्षण ही मिल गया है। यह व्यक्ति हो सकता है समाज में पिछड़े वर्ग से हो
इनको जो है मिला हुआ है संविधान में, मौलिक अधिकार में इनको आरक्षण मिला हुआ हो, है ना, और कोई जो है इनसे जबरदस्ती लिखवा ले कागज पे कि हम जो है अपनी स्वेच्छा से मौलिक अधिकार का त्याग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि ये अगर कोई इनका जो है क्या होता है, इनके मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है। मान लीजिए इनसे अंगूठा पे क्या होता है कि कोई सॉरी क्या करता है कि सादे पेज पे अंगूठा लगवा लेता है और उसके बाद जो है उस पर लिख देता हुआ व्यक्ति कि इनका कहना है कि हम स्वेच्छा से अपने मौलिक अधिकार का त्याग कर रहे हैं। इनको बेचारे को पता है नहीं कि अंगूठा लगाए हैं तो उसका क्या गलत मतलब निकल सकता है ना। तो इससे क्या होगा कि इनके मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है, मौलिक अधिकार जो इनको मिला हुआ है उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट या है ना, सब लोग जानते हैं, सब जग जाहिर है कि भारतीय की जो है अभी भारत की जो है बहुत सी जनता क्या है, अभी भी अशिक्षित है, निरक्षर है। भारत में लोकतंत्र जब स्थापित करने की बात हो रही थी उस समय भी जो है बहुत से राजनीतिक विचारक लोगों ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र को स्थापित करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता क्या है, इतनी जो है शिक्षित जनता नहीं है ना। चलिए अब जो है इसी चीज को बचाने के लिए क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि स्पष्टतः जो है क्या किया कि लिख दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से, है ना, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से क्या कर सकता है कि मौलिक अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है ना। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर ठीक है नहीं कर सकता है तो उसको स्पेशली लिखने की क्या जरूरत है। तो अब देखिए अगर ये बात नहीं लिखा गया रहता तो चीजें जो है क्या होती, उलट जाती, और ये इनसे जो है अगर ऐसा करवा लिया जाता, बाद में अगर कोई केस बनता भी तो ये कह दिया जाता कि ऐसा तो संविधान में नहीं लिखा गया है, ये अपनी इच्छा से ही जो है किए हैं। तो अब क्या है, अगर अपनी इच्छा से त्याग करते भी हैं तो उसे त्याग नहीं माना जाएगा, कहा जाएगा कि नहीं मौलिक अधिकार को त्याग करने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, है ना। चलिए ठीक है, अब मान लीजिए अब मौलिक अधिकार अगर इनका जैसे मौलिक अधिकार अगर ये त्याग देते हैं, है ना, तो नुकसान क्या होगा कि इनका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, है ना, मानसिक विकास नहीं। मौलिक अधिकार अगर त्याग देते हैं तो आप लोग को शुरू में मैं बताया हूं, ठीक है, कि मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार है, मूल अधिकार ऐसा अधिकार है जैसे मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, है ना। तो ऐसे अगर मान लीजिए मौलिक अधिकार इनको मिला हुआ है, चाहे किसी भी व्यक्ति को मिला हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि मौलिक अधिकार मिला हुआ है जिससे इनका हाजमा खराब हो रहा है कि ये त्याग करना चाह रहे हैं, है ना। उसको मौलिक अधिकार को ग्रहण करेंगे तो इनके स्वास्थ्य पर असर पड़ जाएगा, बल्कि और इनका विकास होगा, है ना। तो इसलिए जो है ऐसी बातें स्पष्ट की गई हैं कि एक निरक्षर, एक अशिक्षित व्यक्ति का भी मौलिक अधिकार न छीना जा सके किसी बड़े विकसित वर्ग के द्वारा, है ना, जो शोषण करते आए हैं समाज में। चलिए तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। अब आपके सामने है टॉपिक मूल ढांचे का सिद्धांत, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को स्पष्ट करने के लिए अपने थॉट दिए हैं, अपनी थिंकिंग दिए हुए हैं, है ना, उसमें जो है ये आप लोग का कई दिन से मैं रटते आ रहा हूँ, जब भी क्लास पढ़ा रहा हूँ कोई भी, तो उसमें कोई ना कोई ऐसा आ जाता है पॉइंट जहाँ पे मैं बोलता हूँ मूल ढांचे का सिद्धांत, है ना। कई बार प्रस्तावना में संशोधन की जब बात आई उस वक्त भी मैं बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या किया था कि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था, है ना। आपका और भी आगे बहुत सारी चीज बातें हुई हैं जिसमें मूल ढांचे के सिद्धांत की बात बार बार की जा रही थी। अब समय आ गया है कि मूल ढांचे के सिद्धांत को विस्तृत से पढ़ने का, है ना। पहले मैं क्या कर रहा था कि जब भी मूल ढांचे के सिद्धांत की बात आ रही थी तो आप लोगों को बोल दे रहा था कि प्रस्तावना के जितने शब्द हैं उसको देख लीजिए, एक तरह से वही क्या है, पिलर हैं संविधान के, वही जो है मूल ढांचा है। अब जो है स्पष्टतः उस पर बात करने का समय आ गया है। किताबों में अक्सर जो है आपको मिलेगा, है ना, अनुच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणिता का सिद्धांत मिल जाएगा आपको, अधित्याग का सिद्धांत मिल जाएगा, है ना, लेकिन मूल ढांचा के सिद्धांत को लेकर अलग से कोई विशेष बात नहीं किया गया रहता है, ठीक है। मैं क्यों करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को बताया था कि मूल ढांचे का सिद्धांत जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के माध्यम से दिया गया था, उसे अब जो है 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इस पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं, है ना। तो मूल ढांचे का कोई दिक्कत, सब सही है। तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत दिया गया था, है ना,
सुप्रीम कोर्ट ने जो है मूल ढांचे का जो ये सिद्धांत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। यह जो है कब का मामला है, तो 1973 का मामला है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये किस मुद्दा पर यह केस हुआ था, और जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था। और मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि इस केस को पूरा हुए जो है कितना साल हो गया, 2024 में, अभी हाल ही में, तो 50 साल पूरा कर लिया है, 50 साल पूरा हो गया, ठीक है। 2024 में 1973 की ये बात है, 50 साल पूरा हो गया है। तो अब जो है थोड़ा सा ये हमारा करंट अफेयर भी हो जाएगा, और इसी बहाने जो पहले के बने बनाए सिद्धांत थे वो तो चल ही रहे थे, ये मूल ढांचे के सिद्धांत का कॉन्सेप्ट भी जो 50 साल पहले दिया गया था वो भी आज आप सीख लेंगे कि मूल ढांचे का सिद्धांत यानी कि क्या क्या है मूल ढांचा, है ना। तो चलिए अब जो है इसमें देखते हैं हम लोग क्या हुआ क्या था इसमें। अब केशवानंद भारती, ठीक है, अब देखिए केशवानंद भारती केस क्यों बना, तो हुआ क्या था कि केरल में, है ना, केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 लाया गया। यह जो है कानून बनाया गया, और इस कानून के तहत क्या किया गया, केरल भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया कि जो जमीन है ना, जमींदारों के पास जो जमीन जो है, जमींदारों के पास और मठों के पास, मठ देखे हैं ना आप लोग, बाबा लोग का जो मठ होता है, मठों के पास जो जमीन पड़े हुए थे ना, जमींदार के पास और मठ के पास जो जमीन पड़े हुए थे, इसी जमीन का जो है सरकार क्या करना चाह रही थी, इस जमीन का सरकार जो है अधिग्रहण करना चाह रही थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में जो है इन लोग के पास जो है जमीन पड़ा हुआ था, ठीक है। क्यों पड़ा हुआ था, कैसे आखिर इस जमींदार वर्ग और मठों के पास ज्यादा जमीन हो गया था, तो आप लोग जो है जब मध्यकालीन इतिहास में सामंतवादी व्यवस्था के कॉन्सेप्ट को आप लोग पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, है ना। मध्यकालीन इतिहास पढ़ाएंगे तो जैसे मैं बताया था आप लोगों से ना कि मूल ढांचे के सिद्धांत और केशवानंद भारती केस को अच्छे से बताऊंगा, वैसे ही जो है सामंतवादी व्यवस्था के लिए भी आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मध्यकालीन भारत इतिहास जब पढ़ाऊंगा तो वहां भी वैसे ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतना जानिए कि इनके पास जो है जमीन था, और ये जमीन ज्यादा मात्रा में इनके पास था, तो कहीं ना कहीं असमानता पैदा कर रहा था। तो सरकार ने क्या किया कि जो है जमीनों को जो है बराबर बांटना चाहती थी सब में। तो केरल जो है, केरल सरकार ने केरल भूमि, है ना, सुधार अधिनियम लाई कब, 1963 में, जिसके तहत जमींदारों और मठों के पास जो जमीन ज्यादा मात्रा में पड़ा हुआ था उसका अधिग्रहण करके कुछ काम करती है अपना सरकार। हुआ क्या कि जैसे ही ये हुआ, बस जमींदार और मठ के लोगों ने मिल करके क्या किया, एक केस किया। इसी केस को जो है क्या जाना जाता है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के नाम से जाना जाता है ना। अब इसी केस में अब क्या कहा, इस जमींदार और मठ लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा इस केस के माध्यम से, देखिएगा यहाँ पे, इस केस के माध्यम से क्या कहा कि जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 25, 26 और 31, इसका कहा गया कि जो संविधान में अनुच्छेद 25, 26 और 31 के तहत मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारतीय नागरिकों को, उसका जो है सरकार, केरल सरकार क्या कर रही है, हनन कर रही है, ये मौलिक अधिकार हमारा छीन रही है। तो 25, 26, अनुच्छेद 25 से 28 बताया हूं ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो मठ वाली बात आ गई यहाँ पे, तो धार्मिक मुद्दा हो गया। 31 संपत्ति वाला मुद्दा, और मैं बताया हूं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है अब संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार रह नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात आई। तो इस केस में ये जो जमींदार और मठों ने क्या कहा, इन लोगों ने जब केस किया तो इस केस में क्या मेन मुद्दा रहा,
तो अनुच्छेद 25, 26 और 31 का क्या किया जा रहा है, तो हनन किया जा रहा है। किसका क्या नाम था, इस वर्ग का क्या नाम था, है ना। तो इसी को लेकर के जो है क्या हुआ, इसी सब मुद्दा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन्हीं सब मुद्दा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी निर्णय में जो है क्या दिया, तो मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत। अब आपके सामने बात यह आई कि मूल ढांचे का सिद्धांत क्या होगा, है ना। तो मैंने आप लोग को बताया था कि प्रस्तावना में जितने शब्द दिए गए हैं तो ये सब क्या है, मूल ढांचा कहे जाते हैं। जैसे आपका समाजवादी व्यवस्था हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गया, लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट हो गया, है ना, न्याय की बात हो गई, ये सब क्या है, मूल ढांचा है। इसको अगर भारत के संविधान से हटा दिया जाए, अगर इसके विरुद्ध में कोई कानून बनाया जाए, तो हम कहेंगे कि भारत के संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक, क्लियर। अब देखिए, अब जो है हम लोग क्या करें कि ये सारा ये कहानी कथा तो आप लोग समझ गए, है ना। ऐसे ही ड्राफ्टिंग कर लीजिएगा। अब हमारे सामने शब्द क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे पहले आप लोग को बता रहा था कि प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं, अब मैं चाह रहा हूं कि उन लाइनों को स्पष्ट रूप से लिख दूं कि क्या क्या है जिसे मूल ढांचा बोला गया है। ठीक है, तब तक इसको जो है आप नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट्स अच्छे से बताते रहिए, इसको नोट डाउन करिए, तब मैं जो है आप लोगों को मूल ढांचे के सिद्धांत जो इसके अंतर्गत जो लाइन आएंगे, जो पिलर हैं, उस पिलर को ही डायरेक्ट मैं यहाँ पे खड़ा कर दे रहा हूं। आप लोग देख लो कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए, तो आज जो भी आप लोगों को बता रहा था इतना दिन से, आज सब आपके सामने है ना, कि मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन जो है टॉपिक है। तो मूल ढांचा पहला क्या है, भारत की संप्रभुता, है ना। मूल ढांचे का सिद्धांत ये दिया गया है, तो भारत की संप्रभुता का मतलब ये है कि कह दिया गया है कि मूल ढांचे का सिद्धांत का ख्याल रखना है कोई भी कानून बनाते वक्त। तो भारत की संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि अगर सरकार कोई भी कानून बनाए तो उसमें ऐसा कानून न बना दे कि भारत की संप्रभुता के ऊपर खतरा आ जाए, है ना। नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब जितने दिए गए हैं कल्याणकारी राज्य, है ना, ये हो गया आपका नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। फिर आपका यह है कल्याणकारी राज्य का निर्माण, संविधान की सर्वोच्च जो है ना, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये है कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है और जो है हमारे यहाँ सब धर्मों को बराबर अधिकार दिया गया है, और संविधान जो है क्या है, हमारे यहाँ सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई जो है नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे ऊपर कोई हमारा धर्म ग्रंथ आ जाए, कह दिया जाए कि हिंदू का धर्म ग्रंथ जो है गीता इससे ऊपर है ना, चाहे कुरान इससे ऊपर है, चाहे कोई भी धर्मों का धर्म ग्रंथ इससे ऊपर नहीं है। धर्म कोई भी हो, धर्म ग्रंथ कितने ही महान हो, लेकिन सबसे सर्वोपरि है तो कौन है, तो संविधान है। तो कोई ऐसा धार्मिक कानून बना करके इस लाइन को जो है गलत न कर दिया जाए। फिर यहाँ पे है कि गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी चल रहा है, गणतांत्रिक है, तो ऐसा कोई कानून न बना दिया जाए। जैसे मान लीजिए अभी गणतांत्रिक है, और गणतांत्रिक का मतलब आप लोगों को समझा दिया हूं कि किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष अगर चुनाव के माध्यम से चुन के आते हैं तो कहा जाता है कि वह देश गणतांत्रिक देश है। और यही जो है किसी राष्ट्र के या देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर वंशानुगत अगर होते तो कहते कि यह गणतांत्रिक देश नहीं है। इसी आधार पर मैं बताया था कि भारत एक गणतांत्रिक देश है, जबकि ब्रिटेन जो है क्या है, वह गणतांत्रिक देश नहीं है। तो यहाँ पे यही है कि मान लीजिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से आते हैं और कानून बना दिया जाए भारत के संविधान में कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा, अब वंशानुगत चलेगा, तो हम ये क्या होगा, हम कहेंगे कि संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, है ना, अब इसमें कानून बना दिया जाए कि अब लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं रहेगा, चुनाव वगैरह नहीं होगा, अब यही जो है क्या चलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो है वंशानुगत जो है देश पे राज करेंगे, राजतंत्र टाइप की व्यवस्था हो जाए। हालांकि उनका कोई उत्तराधिकारी है नहीं, बाल बच्चा है नहीं, है ना, तो सीरियसली नहीं लेना है इन सब चीज़ों को, वैसे ही बस एग्जाम्पल दे रहा था। ठीक है, फिर आपका है कॉन्सेप्ट पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप। संघीय स्वरूप बहुत अच्छे से बता दिए हैं हम आप लोगों को, फेडरल और यूनिटरी सिस्टम सारा चीज़ बताया हूँ आप लोगों को।
फिर आपका है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये लाइन जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण। मैं अभी बतलाया था ना कुछ देर पहले ही न्यायिक पुनर्विलोकन में कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों की जो है क्या है, इन तीनों के बीच शक्तियों को बांट दिया गया है और इस तरह से बांटा गया है कि तीनों का एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व भी है और तीनों काम करने के लिए स्वतंत्र भी हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि इनके बीच जो शक्तियों का पृथक्करण दिया गया है, मतलब शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, पृथक मतलब अलग अलग, अलग करना, ये शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ऐसा किया गया है कि इस तीनों के पास अपनी अपनी शक्तियां भी हैं और तीनों का एक दूसरे के ऊपर अधिकार भी है, वर्चस्व भी है। अगर विधायिका गलत करेगी, मान लीजिए विधायिका कोई गलत कानून बना देती है तो न्यायपालिका तुरंत डांट लगाती है कि आपने गलत बनाया है ना। कार्यपालिका अगर कुछ गलत कर देती है तो भी न्यायपालिका बोल सकती है, न्यायपालिका अगर कुछ गलत होता है तो कार्यपालिका विधायिका रहते हैं। मतलब तीनों का एक दूसरे के ऊपर दबाव भी है और तीनों काम करने के लिए स्वतंत्र भी है ना। तो इस सिद्धांत को कोई ऐसा ना हो कि कोई जो है ऐसा है शासन में जो है सत्ता में तानाशाही शासन लेकर के कि वो क्या करे कि विधायिका को ही जो है सर्वोच्च शक्ति दे दे कि जो विधायिका है वही सब कुछ है ना, न्यायपालिका की कोई शक्ति नहीं है, सबके अधीन रहेगी। मतलब ऐसा तो अगर इस तरह का कानून बनता है तो क्या कहा जाएगा कि संविधान के मूल ढांचे के पीछे, संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ किया गया है ना। फिर ऐसा कोई कानून न बने जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता पे असर पड़ जाए। ठीक है, देखिए 2 बार लिखा गया है राष्ट्र की एकता और अखंडता, एक ही बार होगा है ना। चलिए फिर आपका है न्यायिक समीक्षा का अधिकार है ना। न्यायिक समीक्षा का अधिकार यही न्यायिक पुनर्विलोकन। अब ऐसा ना हो कि जो है संविधान में संशोधन करके कह दिया जाए कि किसी भी कानून का जो है न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। जैसे मैं बताया था आप लोगों को कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़ करके स्पष्ट लिख दिया गया था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संशोधन होगा वो न्यायालय में जो है क्या किया जाएगा, उसको प्रश्नगत नहीं किया जाएगा है ना। न्यायालय में न्यायालय में जो है उसे खड़ा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना कोई कानून बना दिया जाए कि इससे इसका भी हनन होने लगे और संविधान के मूल ढांचे के पे जो है असर पड़े। फिर कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों और राज्य की नीति तत्वों में संतुलन हमेशा बना रहे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो आप लोगों को दिख रहे होंगे ना, क्या क्या, तो भारत की संप्रभुता, नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, फिर आपका है कल्याणकारी राज्य का निर्माण, फिर आपका है संविधान की सर्वोच्चता, और जो है अगला क्या है तो गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार, और फिर आपका है पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप है ना, सब अलग अलग। फिर है यहाँ पे राष्ट्र की एकता और अखंडता, फिर न्यायिक समीक्षा का अधिकार, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मौलिक अधिकार और राज्यों के नीति तत्वों में संतुलन। अब ये सारे पॉइंट जो है इस देने से क्या फायदा होगा है ना, क्या फायदा हो सकता है। तो नीति निर्माता जो लोग हैं जैसे विधायिका है, तो विधायिका जब कोई भी कानून बनाने चलेगी, कोई भी विधेयक लेकर के आएगी, तो उस विधेयक को पहले इन पॉइंटों से तुलना करेगी कि कहीं इस विधेयक में कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है ना कि जिससे भारत की संप्रभुता पे असर पड़ रहा हो, कहीं ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं ना कि नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीना जा रहा हो, कहीं कोई ऐसा तो कॉन्सेप्ट नहीं ना कि कल्याणकारी राज्य के जो है कॉन्सेप्ट से दूर जा रहा हो है ना, कहीं इसमें गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। तो जब न्यायालय यानी कि जो विधायिका कानून बना रही है वो उसके लिए भी ये जरूरी है, और न्यायपालिका जब किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने चलेगी तो इन्हीं को लेकर के तर्क करेगी है ना, कि इसी सब पॉइंट के आधार पे क्या करेगी, न्यायपालिका भी किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करेगी। और विधायिका के लिए फायदा क्या है कि इन्हीं सब पॉइंटों को देखते हुए जो है विधायिका क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी। तो मुझे आशा है कि मूल ढांचे का सिद्धांत आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जो बार बार बोलते आ रहे थे आज आप लोग का क्लियर हो गया है ना। अब जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद जो है हम लोग जो है अब क्या पढ़ने वाले हैं, तो समता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 अब शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक अभी बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ जो है समानता का अधिकार, और अब जो है आप लोग क्लास एकदम रेगुलर देखिएगा, डेली रात को 9 बजे क्लास शुरू होता है। ठीक है,
छोड़ना नहीं है। 9 बजे से आप लोग एकदम लाइव देखिए क्लास को जो है। इससे जो है क्या होगा कि आप उसी बहाने एकदम समय से बैठ करके देखिए। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, वो तो आप देख सकते हैं कभी भी, लेकिन यही बात अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे, चलो वो तो है ही ना, सर पढ़ाते ही हैं, किसी ना किसी समय देख लेंगे हम लोग जो है। लेकिन अगर यही बात आपके दिमाग में रहेगा तो पता चला कि वीडियो का भंडार लग जाएगा और आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अच्छा है कि 9 बजे जब आप क्लास शुरू हो रहा है तो उसी समय पेन और कॉपी लिख करके जो है लेकर के साथ में बैठिए, नोट करते जाइए। हाँ, नोट करने में कुछ छूट जाता है अगर, तो उसे भले आप दोबारा वीडियो देख करके चीज़ों को नोट करते जाइए, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इतना दिन से मैं पढ़ाते आ रहा था तो आप लोगों से नहीं कभी बोलता था कि चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें। आज मैं बोलूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत धीरे से है, धीरे गति से लोग जुड़ रहे हैं, धीमे गति से। तो हाँ, अगर पसंद आ रहा हो क्लास जो है, आप लोग को अच्छा लग रहा हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और जो टॉपिक पसंद आ रहा है उसे लाइक भी करते जाएं आप लोग, एकदम जेन्युइन, मतलब जो रियल हो। ऐसा नहीं कि मेरे कहने से, अगर क्लास पसंद आए तभी आप पसंद करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।